अभी तक हम लोगों ने मार्जिनल कॉस्टिंग के, आवाज बंद कर लो बेटा, बाकी लोग म्यूट पे आ जाओ। हम लोगों ने मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए अभी तक डिसीजन मेकिंग में दो कंटेंट करे हैं। पहला कंटेंट हम लोगों का कौन सा था, पहला पॉइंट कौन सा था, किसी को याद है? मेक और बाय। मेक एंड बाय सर मेक डिसीजन। बाय। ठीक है, मेक एंड बाय वाला था। सेकंड कौन सा हम लोगों ने अभी अभी कंप्लीट किया है? सर की फैक्टर। चेंजेस इन प्रोडक्ट चेंज मिक्स। चेंज इन प्रोडक्ट मिक्स, उसके अंदर में की फैक्टर के पॉइंट थे। अच्छा अच्छा, मगर यस। हाँ, हेडिंग जो थी वो आपका चेंज था, किसमें? प्रोडक्ट मिक्स के लिए था। तीसरी कंडीशन हमें कब जरूरत पड़ती है इसकी, ये है हमारे पास प्राइसिंग डिसीजन, कि जब हमें गुड्स के प्राइस का डिसीजन लेना होता है उस समय हमें इस मेथड की जरूरत होती है। सर, कैसे जरूरत हो सकती है? इसी पॉइंट को तो हम लोग बेटा इसमें पढ़ेंगे कि किस समय इसकी जरूरत होगी। ओके, यस सब सर। तैयार है पढ़ने के लिए? यस यस सर, सर। बिल्कुल। यस ठीक, सर। तो देखो इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से पॉइंट से। और ये जो है क्या कह रहा है, पहले तो प्राइसिंग के जो डिसीजंस हैं उनको आगे भी क्लासिफाई किया गया है 5 पार्ट्स में। तो जो हम प्राइसिंग डिसीजन लेंगे ये उनके 5 पार्ट्स है, नीचे 1 2 3 4 5 अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्राइस होता है। सर, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्राइस का मतलब, प्राइस जो है वो इकोनॉमी से डायरेक्टली रिलेटेड है। तो बेटा अब अगर इकोनॉमी फोर्सेस जो है उसमें मतलब डिमांड और सप्लाई, इनके बीच का अगर प्रेशर कुछ चेंज होता है तो हमको उसी के अकॉर्डिंग प्राइस को भी चेंज करना पड़ता है। ठीक, कभी कभी पॉजिटिवली होता है, कभी कभी निगेटिवली होता है। तो इसमें मार्जिनल का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग जो है नॉर्मल कॉस्ट के ऊपर बात करते हैं। तो अब देखो कुछ बच्चे आए हैं, उनको एडमिट कर लें। अच्छा, देन इट इज जनरली contended that the price in the long run should be such as to cover total cost। ये सिंपल सी प्राइस है लॉन्ग रन के लिए। लॉन्ग रन, क्योंकि इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप सबको पता ही है। तो ये फॉर्मूला क्या देता है लॉन्ग रन का, ये हमें देता है मार्जिनल कॉस्ट वर्सेस फिक्स्ड कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट वर्सेस फिक्स्ड कॉस्ट। आप कहेंगे सर ये फार्मूला तो हमने पढ़ा नहीं। लॉन्ग रन के लिए जब टोटल कॉस्ट की बात होती थी तो टोटल कॉस्ट में हमने फार्मूला पढ़ा था फिक्स्ड कॉस्ट वर्सेस वेरिएबल कॉस्ट। तो बेटा अभी तक इतने दिनों से यही तो पढ़ रहे हो कि वेरिएबल कॉस्ट को ही तो इसी यस नाम सर। से जाना जा रहा है। ओके, देन एज यस वेल एज डिजायर्ड प्रॉफिट, फिर हमें जो प्रॉफिट चाहिए होता है उस प्रॉफिट को हम लोग लॉन्ग रन में कैलकुलेट करते हैं। इन सच ए केस मार्जिनल कॉस्ट विल नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल। तो इसका मतलब है कि मार्जिनल कॉस्ट का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं दिखाई देता। तो मार्जिनल कॉस्ट अपना रोल किस कंडीशन में प्ले कर पाता है, मैं एक बार समझा देता हूँ। स्क्रीन पे यही लिखा, कोई बच्चा बता पाएगा कि मार्जिनल कॉस्ट की इंपॉर्टेंस या फिर मार्जिनल कॉस्ट टूल का सबसे अच्छा यूज कब होता है, किस सिचुएशन में होता है? आवाज आ रही है मेरी? कोई बड़ी, एनीबॉडी इन क्लास? यस सर, आवाज है। ओके, तो देखो मार्जिनल हाँ कॉस्ट सर, आ को रही हम है लोग आवाज। दो नजर से देखते हैं। मार्जिनल कॉस्ट जब हमारे पास लॉन्ग रन की बात होती है, लॉन्ग रन का हर कोई मतलब समझ रहा है या नहीं? यस सर, लंबे समय के लिए। लंबे यस समय सर। के लिए। और जब शॉर्ट रन की बात होती है तो इसमें से मार्जिनल कॉस्ट जो है वो लॉन्ग रन में आते ही बेकार हो जाता है, मार्जिनल कॉस्ट की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। तो सर मार्जिनल कॉस्ट कहाँ चलता है? मार्जिनल कॉस्ट जो है वो हमारा शॉर्ट रन का बादशाह है। अगर शॉर्ट रन की बात आई तो आप मार्जिनल कॉस्ट को देखेंगे और मार्जिनल कॉस्ट इस शॉर्ट रन का बादशाह है, यहाँ पर सब डिसीजन इसी के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं। तो बेटा जब लॉन्ग रन में जाइएगा तो मार्जिनल कॉस्ट को रोक दीजिएगा। अब मेरी बात समझे कि नहीं समझे? सर तो एक बार फिर से बता दीजिए। यहाँ दो लिखे हुए हैं, कौन कौन से दो लिखे हैं? लॉन्ग और शॉर्ट। किस में मार्जिनल चलेगा? मैंने सर किस में? शॉर्ट में।
शॉर्ट रन। हाँ शॉर्ट में चलेगा, बस खत्म। यस सर। ठीक है, तो ये पीरियड के ओके सर। अकॉर्डिंग, ये पीरियड के अकॉर्डिंग मार्जिनल की इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताई। ओके यस सर। ठीक। इसी तरह से जैसे पीरियड के अकॉर्डिंग आपने समझा, उसी तरीके से अगेन इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। कॉम्पिटिटिव मार्केट का मतलब हर कोई जानता है या पहले ये बताऊं? कॉम्पिटिटिव मार्केट का मतलब जानते हैं या इसका मतलब बताना है पहले? सर एक क्वालिटेटिव होती है, एक कॉम्पिटेटिव होती है, वही कॉम्पिटेटिव है। बीकॉम सेकेंड ईयर, सेकेंड सेमेस्टर, माइक्रो पढ़ा है तुम लोगों ने, माइक्रो इकोनॉमिक्स? यस सर। Yes, sir. अच्छा, यस सर। मोनोपोली मार्केट, अच्छा ऑलिगोपोली यस सर, यस मार्केट, सर, समझ गए। यस सर, परफेक्ट समझ गए। मार्केट। यस ए परफेक्ट कंपटीशन। हाँ, तो ये कॉम्पिटिटिव मार्केट का मतलब है जहां पर बहुत ढेर सारे सप्लाई करने वाले होते हैं। मतलब इस कंपटीशन की मार्केट में आप रेट अपनी मर्जी से डिसाइड नहीं कर पाते। तो देखिए, प्राइस इज नॉट डिटरमाइंड बाय द इंडिविजुअल कंसर्न बट द गवर्नमेंट, बट गवर्न बाय द मार्केट फोर्सेस। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो इस तरीके के तुमको सिखाया जाता है कॉम्पिटिटिव मार्केट में। इकोनॉमिक्स में तुमने इस तरीके से देखा होगा। ये मैं बात कर रहा हूँ मार्केट की, इंडिविजुअल की नहीं, ये मार्केट की पोजीशन है। तो मार्केट में एक कर्व होता है डिमांड का, एक कर्व होता है तुम्हारा सप्लाई का, ये तो जानते ही है। तो मार्केट में इन फोर्स की वजह से, सपोज करो कि 10 रुपए डिसाइड हो गया, मार्केट में किस फोर्स की वजह से डिसाइड हो गया? डिमांड एंड सप्लाई की फोर्स की वजह से ये डिसाइड कर लिया गया कितना? 10 रुपए। तो जो इंडिविजुअल बिजनेसमैन होता है वो भी इसी ही 10 रुपए को ही ले लेता है। यही 10 रुपए अब इंडिविजुअल बिजनेसमैन के भी 10 रुपए होंगे। इसका मतलब प्राइस सेटिंग में उसका कोई रोल नहीं होता। इसका मतलब हुआ कि जो प्राइस है उस प्राइस को सेट करने में इंडिविजुअल का कोई रोल नहीं होता। वो तो बेचारा भिखारी की पोजीशन में है। जो मार्केट ने सेट किया, जो मार्केट ने रेट सेट किया, वो बेचारा उसी ही रेट पर ही काम करेगा। इसका मतलब ये है। मगर ये मार्केट कौन सी है? ये मार्केट परफेक्ट कॉम्पिटेटिव, कंपटीशन। हाँ परफेक्ट यस मार्केट है, सर। कॉम्पिटेटिव मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है। तो परफेक्ट कंपटीशन के लिए आप लोगों ने जो प्राइस के लिए इकोनॉमिक्स में वर्ड देखा था वो इस तरीके से था। प्राइस, शायद और अच्छा याद भी आ जाएगा, प्राइस टेकर, या फिर दो वर्ड अगर मैं आपको दूं, प्राइस मेकर। मेकर। ये यस इस सर। सर तरीके के, टेकर। टेकर बिल्कुल सही। इसमें क्या यस सर। होगा? वो प्राइस टेकर होगा। यू आर ठीक है एब्सोल्युटली सर। राइट। तो प्राइस मेकर इस मार्केट में नहीं होता, यही आपको बताया। कॉम्पिटेटिव मार्केट में वो प्राइस मेकर नहीं होता, वो प्राइस टेकर होता है। तो एक बार फटाफट जल्दी से हम लोग यहाँ पर इसको रिवाइज करके देख लेते हैं कि हमने अभी तक का इसमें से कितने फोर्सेस किए। हम लोगों ने अभी तक का इसमें बेटा 2 फोर्सेस की बात करी। एक फोर्सेस हम लोगों ने कौन सा बात किया? एक फोर्सेस हम लोगों ने बात करा टाइम पीरियड। याद आया? Yes. टाइम पीरियड में यस सर। मैंने बताया आपके पास दो कंडीशन थी, एक लॉन्ग रन की थी और एक हमारे पास शॉर्ट रन की थी। इसमें से मार्जिनल कॉस्टिंग का टूल कहाँ काम करेगा? शॉर्ट रन में। Run में। ओके, तो शॉर्ट टर्म में। दूसरा अभी अभी हम लोगों ने बात करी मार्केट की। तो इस मार्केट की एक जो कंडीशन है, जो परफेक्ट, जो कॉम्पिटिटिव मार्केट की है, मतलब परफेक्ट, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, मतलब प्रतियोगिता बाजार जिसको हिंदी में बोलते हैं, यहाँ पर ये काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या होते हैं? प्राइस Price taker. टेकर होते हैं। और हमारा जो टॉपिक है आज का वो क्या है? वो प्राइसिंग डिसीजन है। प्राइसिंग डिसीजन, हम प्राइस किस तरीके से लगाएंगे हम उसकी बात कर रहे हैं। तो अब जब मार्केट ही परफेक्ट कंपटीशन की है तो हम यहाँ पे अपना प्राइस नहीं लगा सकते।
तो दो कंडीशन हम लोगों ने यहाँ पर अभी अभी पढ़ी। तो यहाँ पर हम लोग थे, ओके, समझ में आ गया यहाँ तक? Yes, sir. अब यहाँ आगे Yes, sir. पढ़ता हूँ, यहाँ आगे पढ़ता हूँ। डज कॉस्टिंग, पर्टिकुलरली मार्जिनल कॉस्टिंग, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग ही तो पढ़ रहे हैं, इज हेल्पफुल इन प्राइस डिटर्मिनेशन ओनली इन शॉर्ट रन। तो यही बात देखिए घुमा कर करी गई, अगर लॉन्ग रन में काम नहीं करता तो ये कब काम करेगा? शॉर्ट रन में काम करेगा। अगर ये परफेक्टली कंडीशन में काम नहीं करता, परफेक्ट मार्केट में, तो कब काम करेगा? ये मोनोपोली में करेगा। परफेक्ट का तो जस्ट अपोजिट मोनोपोली इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, तो नहीं पढ़ा, यहाँ पर देख लीजिए। तो ये दो Yes, sir. कंडीशन है जिसमें ये काम बेहतर करता है, एक शॉर्ट रन में और एक मोनोपोली में। तो ये किस में नहीं करता? परफेक्ट में नहीं करता। तो थोड़ा सा हर बच्चे के दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि मोनोपोली वर्सेस जो परफेक्ट मार्केट है, इसकी थोड़ी घर में प्रैक्टिस भी कर लेंगे। ये इकोनॉमिक्स का भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, और कॉमर्स की लाइफ में जब तक आप जिंदा हैं तब तक ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से इसको जो है अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन। इस पॉइंट को जब अकेले हो, खाली बैठे हैं, ढंग से जरूर से इसको पढ़ के क्लियर कर लीजिएगा। इसके बाद हम आगे आ रहे हैं। हियर वाज शेल कन्फाइन आवर डिस्कशन ओनली टू शॉर्ट टर्म प्राइस पॉलिसी। तो अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो शॉर्ट टर्म प्राइस पॉलिसी की बात करने जा रहे हैं। सर हम सिर्फ शॉर्ट रन ले रहे हैं, मोनोपोली कंडीशन की प्राइस की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? बेटा वो तो इकोनॉमिक्स में था। हम लोग अभी यहाँ पे जो बात करेंगे वो कॉस्ट अकाउंटिंग में शॉर्ट रन के थ्रू बात करते हैं। द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ प्राइस पॉलिसी में बी एन्यूमरेटेड एज अंडर। तो मैंने ये बताया था कि इसमें से ये 5 कंडीशंस हैं जिसमें अलग अलग हम लोग प्राइस लगाते हैं, और इनका अलग अलग नेम होता है। तो एक नेम कौन सा है? नॉर्मल, सीधे सीधे आपको नॉर्मल समझना है। दूसरा मिनिमम, मतलब कम से कम के लिए। देन डिप्रेशन, जब मार्केट डाउन हो उस समय के लिए। देन स्पेशल प्राइसिंग और प्राइस चेंज। ये हम लोग कब कब यूज करते हैं, अब हम लोग इसको आगे देखेंगे। बढ़ जाए बेटा आगे। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं नॉर्मल प्राइसिंग में। इसके ऊपर बात कर रहा हूँ, नॉर्मल प्राइसिंग के लिए। As mentioned earlier, price is in the long run should be as much as to cover the total cost and desired profit. तो ये हमारे लिए जो टर्म है, ये तो डिजायर्ड प्रॉफिट और टोटल कॉस्ट, ये सारी जो बात करता है ये लॉन्ग टर्म की बात करता है। ठीक, इस डिजायर्ड प्रॉफिट का मतलब है कि कितना हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए, तो लॉन्ग टर्म में हम लोग यूज करते हैं। इफ डिजायर्ड प्रॉफिट, अगर इसको हम इस नाम से भी जानते हैं, मतलब टारगेट प्रॉफिट, इज ऑलरेडी डिसाइडेड इन एनी अदर फॉर्म, देन नॉर्मल प्रॉफिट शुड बी नोन। हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं नॉर्मल प्रॉफिट को। सर ये थोड़ी सी बात समझ में नहीं आ रही है, तो बेटा समझो। पहले तो आप डिजायर्ड प्रॉफिट को समझिए। चलिए हटाइए, आप यहाँ से आइए, रिवाइज कराता हूँ, बताता हूँ। आपको मालूम है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। बोलो हाँ या नहीं? Yes, sir. दूसरा तुमको Yes, sir. मालूम है कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। हम इस तरीके से profit, पहुंच yes, sir. सकते हैं। तो ये दो कंडीशन थी। मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको बताया था, जब हर कंडीशन में फंसे तो ध्यान रखिएगा हर एक का ग्रैंडफादर यही कंडीशन है, एफ प्लस पी। करेक्ट? ये हर एक की कंडीशन है कि नहीं है? Yes, मैंने sir. स्टार्टिंग बता दिया था कि इसको कॉपी में लिख लीजिए, याद रख लीजिए। एस माइनस वी इज इक्वल टू एफ प्लस पी। ये किसको शो करता है? ये कंट्रीब्यूशन को शो करता है। तो अब बेटा अगर तुम इसी में से देखो, हमारे पास एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हम फिक्स्ड कॉस्ट को कवर अप ना करें। तो बेटा जब फिक्स्ड कॉस्ट को अगर हम लोग कवर अप नहीं करते, अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट को कवर अप नहीं करते, हम छोड़ देते हैं, तो इसका मतलब है इसको छोड़ दिया, इसको हम लोगों ने छोड़ दिया। जब हमने इसको छोड़ दिया तो इसका मतलब हम किसको कवर अप करने की बात कर रहे हैं? हम मार्जिनल कॉस्ट को कवर अप करने की बात कर रहे हैं। मार्जिनल का मतलब कौन सी कॉस्ट हुई? वेरिएबल कॉस्ट हो गई। Variable cost. और जब हम वेरिएबल कॉस्ट को कवर अप करने की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? शॉर्ट term. रन की बात कर रहे हैं। तो जब शॉर्ट रन में होगा
तो फिक्स्ड को हम इग्नोर कर देंगे। यही तो इतनी देर से आप सीख रहे हैं। तो अगर हम यस फिक्स्ड सर। को अगर इग्नोर कर दें, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम लेकर के चलें, तो हम लोग ऐसी कंडीशन बना सकते हैं, समझना, सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट, इधर से माइनस था तो इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस प्रॉफिट कर सकते हैं सर। यस सर। इसमें से फिक्स्ड कहाँ गया? तो वही तो मैं कह रहा था कि मार्जिनल के टाइम पर हम लोग अगर फिक्स्ड को अलग कर दें तो क्या ये वाली एक इक्वेशन मार्जिनल ने बन सकती है कि नहीं बन सकती है? यस सर। यस सर। ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है कि सर ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट हम लोगों को कैसे पता चल जाएगा? तो बेटा ऐसा है कि कॉस्टिंग का जो नया नया कॉन्सेप्ट है उसमें एक कॉस्टिंग में आता है टारगेट कॉस्टिंग, आती है फॉर्म टारगेट कॉस्टिंग की, TARGET। तो टारगेट कॉस्टिंग का सिद्धांत ही इसी बात पे काम करता है कि आप पहले से प्रॉफिट को टारगेट करके रख लेते हैं कि हमें इतना प्रॉफिट तक पहुंचना जरूरी है। तो टारगेट कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग हम टारगेट प्रॉफिट को भी निकाल लेंगे। तो जब हम टारगेट प्रॉफिट को निकाल लेंगे तो ये वाला प्रॉफिट भी हमको पता चल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आप क्या याद रखें, आप इस इक्वेशन को ध्यान रखें जो अभी अभी ये बताइए, ये वाली दिस वन, कि इसमें से बस फिक्स्ड को अलग कर दिया। यहाँ तक हर बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक। यस सर। और प्रॉफिट हमें कैसे पहले पता चल रहा है? ये टारगेट कॉस्टिंग आपको बताया कि इससे हम लोग जो है प्रॉफिट को पता करते हैं। तो कुल मिलाकर के अब आप इतना सीख गए कि ये हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है दिस वन, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ओके। यस यस सर। सर। और इसमें से हम लोग इसको अलग कर देंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा जैसा बुक में लिखा हुआ है। अच्छा, अल्टरनेटिवली द नॉर्मल प्राइस शुड बी सच एज टू मैक्सिमाइज द कंट्रीब्यूशन सो दैट द मैक्सिमम प्रॉफिट इज एश्योर्ड। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि एक तो ये तरीका आपको समझ में आ ही गया, इसके अलावा एक शॉर्टकट तरीका ये है कि हम अपने कंट्रीब्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा लें। तो अगर हम कंट्रीब्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपना बढ़ा लेंगे तो हमें प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। तो एक ये भी तरीका है कंट्रीब्यूशन, क्योंकि आपको पता ही है S माइनस वी इज इक्वल टू सी। फिर से देखो, यही तो बताया था, S माइनस वी Yes, sir. इज इक्वल टू सी। अब ये क्या कह रहे हैं? अपने कंट्रीब्यूशन को बढ़ा लो। अगर तुम अपने कंट्रीब्यूशन को बढ़ाओगे तो कंट्रीब्यूशन कैसे बढ़ेगा? कंट्रीब्यूशन बढ़ने की दो ही चांस है। एक चांस क्या है कि जो तुम्हारी सेल्स है सेल्स वो प्लस हो जाए। अगर सेल्स तुम्हारे पास प्लस हो जाती है परसेंटेज के हिसाब से, तो ऐसा करने पे तुम्हारा कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। बोलो हाँ या नहीं? Yes, sir. यस दूसरी सर। दूसरी कंडीशन तुम्हारी क्या हो सकती है कि सेल्स को तुम ना छेड़ो, जैसे तुमने यहाँ पर वेरिएबल को नहीं छेड़ा था, वेरिएबल उतनी रहने दिया। उसी तरीके से अब अगर तुम सेल्स में से अपनी वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करो और कुछ ऐसा करो कि वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाए, तो इसका डिफरेंस कंट्रीब्यूशन ज्यादा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस सर। और हमें करना क्या है, इसके जब भी ऐसी कंडीशन आए तो इसमें जो डिजायर्ड प्रॉफिट है उसको बस जोड़ देना है, तो हम नॉर्मल प्राइस तक पहुंच जाएंगे। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट कहता है कि कंट्रीब्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर लीजिए तो नॉर्मल वे से निकल आएगा। और ज़्यादा और भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक आपने सीखा ही है कि हम अपना कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रखें तो हमारे लिए आसान होता है। थोड़ा सा एक क्वेश्चन भी करके देखते हैं जो हम लोग को और हेल्प करेगा। मैं यहाँ पर इसकी बात कर रहा हूँ करने की, इलस्ट्रेशन नंबर 17। क्या शुरू करें? यस सर। Yes, यस नॉर सर। ये बहुत आसान होता है, ये नॉर्मल प्राइसिंग है, इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है, सीधे सीधे काम करता है ये, घबराइए नहीं। इसमें देखिए आपके पास 3 प्रोडक्ट हैं, एक M, एक N और एक P। इन 3 प्रोडक्ट के ऊपर काम किया जाना है। ठीक। इनके बारे में क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है? सबसे पहले यूनिट पर मशीन R और मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट, तीनों चीजें आपके सामने यहाँ पर दे दी गई। लेबर कॉस्ट का जो रिलेशन है इसको समझिए, लेबर कॉस्ट पर मशीन पर आर।
तो लेबर कॉस्ट पर मशीन पर आर 4 रुपए। इसका मतलब है कि एक मशीन पे 4 रुपए जो है वो घंटे के हमारे खर्चा होते हैं। पहले हम सिर्फ एक की ही वैल्यूज को समझेंगे, बाकी दोनों तो उसी के हिसाब से ही आ जाएंगी। मटेरियल कॉस्टिंग पर 100 यूनिट्स, देखो ये मटेरियल जो है थोड़ा आगे फंसाएगा, ये 100 यूनिट्स के ऊपर दिया है, एक यूनिट का नहीं दिया है। मतलब 8 यूनिट 10 यूनिट 100 यूनिट बनाने में इन 8 की जरूरत पड़ती है। ठीक, तो इसका मतलब है जो 8 हैं वो रिप्रेजेंट जो कर रहे हैं वो 100 यूनिट से कर रहे हैं। नॉर्मली बच्चों को जो डेटा दिखता है वो हमेशा सिंगल यूनिट का दिया जाता है। तो अगर हम इसको सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करते तो सिंगल यूनिट में कुछ ये ऐसे लिख करके आता है इतना, कि सिंगल यूनिट में यस सर। एम का कंट्रीब्यूशन इतना है। ये 100 वाली बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। Yes, sir. आगे चल के कभी क्वेश्चन में आए किसी दूसरे में तो आप कंफ्यूज ना हो। अच्छा, इट इज ऑल्सो इन्फॉर्म दैट द सेम मशीन कैन इंटरचेंजेबल मैन्युफैक्चरिंग ऑल प्रोडक्ट बट फॉर द ईयर 2010 शोज। अब हमें क्या क्या दे रखा है? टोटल मशीन आर दे रखे हैं, फिक्स्ड ओवरहेड दे रखे हैं और प्रॉफिट एक्सपेक्टेड। तो बेटा ये प्रॉफिट एक्सपेक्टेड जो है यही टारगेट प्रॉफिट है। इसको हम Yes, लोग sir. बाद में लेंगे जब हम कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे। तो जब कंट्रीब्यूशन जिसका मैक्सिमम आए उसमें इसको उठा के जोड़ देना, तुम्हारी प्राइसिंग आ जाएगी। ओके, तो पहले तो हम सिंपल कंट्रीब्यूशन निकालने की बात करेंगे। तो जब हम लोग सिंपल कंट्रीब्यूशन निकालेंगे तो कैसे निकाला जाए? क्वेश्चन में हमारे पास ये देखो लिमिट दे दी गई, टोटल मशीन आर। हम 50 घंटे से ज्यादा मशीन को यूज नहीं कर सकते। ओके, बोलो हाँ या नहीं? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. और क्वेश्चन में फिर ये दे रखा है इट इज ऑल्सो इन्फॉर्म दैट द सेम मशीन कैन इंटरचेंजेबल। मतलब इसी मशीन से हम एम भी बना लेते हैं, इसी से हम एन बना लेते हैं, इसी से ही हम पी बना लेते हैं। ओके, यस इसका सर। मतलब है कि हम इस मशीन को 50 घंटे यूज करके ये भी बना लेंगे, 50 घंटे यूज करके हम ये भी बना लेंगे, हम यही बना लेंगे। इसका मतलब ये है हम चाहें तो अकेले खाली इसी को बनाएं, या फिर हम चाहें तो अकेले हम खाली इसको बनाएं, तो उस हालत में इसको और इसको छोड़ दें। तो इसलिए अभी तो अब डिपेंड ये करता है कि सर हम चाहें, मतलब हम एम चाहें या फिर हम एन चाहें या फिर हम एम पी चाहें। मतलब हम तो पी को चाह रहे हैं कि हम पी प्रोड्यूस करें तो एम और एन को मना कर दें। तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं? ये हमने सीखा था कि जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा आए, ऐसे ही तो किया था। तो इसके लिए यस सर। सबसे पहले हमें सिंगल कैलकुलेशन करनी चाहिए। तो कैसे हम सिंगल कैलकुलेशन करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में अगर हम सिंगल कैलकुलेशन करें, ये सब हम लोगों ने किया हुआ है, कोई नई बात नहीं है। 50,000 घंटे से अगर हम खाली एम को बनाएं तो हम कितनी यूनिट बना लेंगे? हम 50 लाख यूनिट बना लेंगे। अगर हम इसी मशीन से खाली एम को बनाएं तो हम 25 लाख यूनिट बना लेंगे। अगर इसी मशीन से हम पी को बनाएं तो हम 12,50,000 यूनिट बना देंगे। ये सिंगल प्रोडक्ट की बात हो रही है, सारे नहीं, मतलब मशीन लगा करके खाली एक प्रोडक्ट बनाने की बात हो रही है। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। No, ओके, sir. तो अब हम यहाँ पर इंडिविजुअली सबका कंट्रीब्यूशन निकाल लें। सर कैसे से निकाल लें? भाई नॉर्मल जैसे निकालते थे, घबराने की जरूरत नहीं है, ये कोई कठिन चीज नहीं है कि कोई जिन्न निकल आया। ये आप जैसे मेक और बाय में निकालते थे, जैसे प्रोडक्ट मिक्स में कंट्रीब्यूशन निकालते थे, सिर्फ आपको अलग अलग इंडिविजुअल निकाल लेना है हर एक का। उनको कंबाइन करके रख लिया क्योंकि फैक्टर कॉमन है। तो जब हम कंबाइन कंट्रीब्यूशन निकालेंगे तो एक हमने एम के लिए ले लिया, एक एन के लिए ले लिया, एक एफ के लिए लिया। कंट्रीब्यूशन निकालने हमें क्या करना होता है? हमें सबसे पहले जो वेरिएबल कॉस्ट है उनको लेनी होती है। तो वेरिएबल कॉस्ट पर 100, बेटा आपके लिए आसान है, क्वेश्चन में दे भी दिया गया, कंपैरिजन पर 100 कर लो। अगर सिंगल यूनिट होता तो मैं कन्वर्ट करना पड़ता। तो पर 100 अगर कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो मटेरियल में तुम्हारे पास 8 रुपए दे ही रखे थे। ये मैंने तुमको बताया था कि 8 रुपए दे रखे थे कि नहीं दे रखे थे? बोलो जल्दी से। यस सर। तो बेटा अगर 8 Yes, रुपए sir. दे रखे थे और तुमको क्या करना है, अरे ये क्या कर दिया, चलो अभी दिखाई दे रहा है? यस सर। ओके,
तो अब अगर तुम्हें 8 रुपए दे रखे थे पर 100 यूनिट से, तो मैंने क्या बताया था कि ये याद रखिएगा पर 100 यूनिट्स हैं तो इसको ऐसे लिखेंगे। याद आया? यस सर, Yes, sir. 0.0। हाँ, और अभी हमारे पास जो है वो कितनी यूनिट्स हमको मैन्युफैक्चर करनी है एक्स की? सर 50 लाख यूनिट हमको मैन्युफैक्चर करनी है। तो बेटा अगर 50 लाख यूनिट हमको मैन्युफैक्चर करनी है तो इसमें से हम इसको ऐसे कैंसिल करके नहीं निकाल सकते। सर क्या मतलब? ये कितना बचा? 50,000 इंटू 8 कर दें, तो अगर 50,000 इंटू 8 करें तो हमारे पास 4 लाख नहीं आ जाएगा? यस सर। यस सर, आ गया। Yes, sir. नहीं समझे? फिर समझाएं। यस सर। समझ गए। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो अब इसी तरीके से हमारे पास लेबर के ऊपर बात आएगी 2 लाख। सर लेबर तो 4 रुपए क्वेश्चन में दे रखे हैं। हाँ बेटा 4 रुपए तो दे रखे हैं, तो 4/100 करके इंटू 50 कर दो तो 4 5 या 20 नहीं हो जाएगा? क्या लिखूं मैं? नो सर, नो सर। No, sir. ओके, तो ये मटेरियल भी आप पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, लेबर भी कैलकुलेट कर चुके हैं। मटेरियल लेबर इन दोनों को ले लेंगे तो आप मार्जिनल कॉस्ट तक पहुंच जाएंगे। हाँ हाँ सर, हम मार्जिनल कॉस्ट तक पहुंच जाएंगे, हम समझ गए। दूसरा कंट्रीब्यूशन जो आप निकालते हैं उसका मैं तरीका बताया था, कंट्रीब्यूशन फिर से याद दिला दे रहा हूँ। एस माइनस वी से हम कंट्रीब्यूशन एस निकाल माइनस वी सकते इक्वल हैं, टू सी। और दूसरा हम जो है एफ प्लस पी से निकाल सकते हैं। याद आया? Yes, sir. यस दोनों सर। का आंसर एक ही होता है। तो ये देखो नीचे यहाँ पर एफ प्लस पी करके जो इक्वेशन बनाई है वो देखिए इस तरीके से कंट्रीब्यूशन बनाई है कि नहीं बनाई है? यस सर। तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास हर समय तो फिक्स रहेगी, और डिजायर्ड प्रॉफिट हम चाहते हैं कि हमें 1 लाख मिल जाए। तो ऐसी कंडीशन में हमारा कंट्रीब्यूशन, ये बी वाला पॉइंट, ऐसी कंडीशन में हमारा कंट्रीब्यूशन इस तरीके से 3-3 लाख हर एक पे निकल करके आएगा कि नहीं निकल करके आएगा? बस इतना बताओ। यस सर। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास जब कंट्रीब्यूशन निकल करके आ रहा है तो इजीली हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लेंगे। अभी कोई समस्या? नो सर। अच्छा, तो अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये दोनों Okay, इक्वेशन sir. हमारे पास हैं, ये दोनों इक्वेशन जो हमारे पास हैं, इस इक्वेशन को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते? अभी पहले बताया था एस माइनस वी इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। बोलो हाँ या नहीं? यस सर, यस। यस तो सर। अगर हम इसको लिख सकते हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेल्स प्लस वेरिएबल, ऐसे करके लिख सकते हैं। मतलब इसको इधर ले आए तो ऐसे निकाला जा सकता है। Yes, sir. सब एग्री कर रहे हैं कि नहीं? क्या किया मैंने? यस Yes, सर। वी को Yes, sir. इधर से उठाया और वी को इधर से उठा करके इधर डाल दिया। ठीक है, तो सर ये आप ऐसा यहाँ पे क्यों कर रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन में बेटा सेल्स नहीं दे रखी है सर? हाँ बेटा, जब सेल्स ही नहीं दे यस सर। रखी होगी तो हम बेटा कैलकुलेट कैसे करेंगे? है सर ऐसा? लाओ देख लेते हैं। यस ले सर। लो, ये देखो, शिवा लिमिटेड हैज इंट्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट दे रखा है, यूनिट मशीन दे रखा है, मटेरियल दे रखा है, लेबर दे रखा है, टोटल मशीन आर दे रखा है, फिक्स्ड कॉस्ट दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है। बताओ कहीं सेल्स दे रखा है? नो सर। ये पहला क्वेश्चन अभी तक आप करते हुए आ रहे हैं कि जिसमें सेल्स नहीं दे रखा। तो हम सेल्स को कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, ये यहाँ पे आप टेक्निक सीख गए। क्या फिर से बताऊं सेल्स कैसे आपने कैलकुलेट कर लिया? नो सर, समझ गया। समझ गए? तो यहाँ पर बस उसी टेक्निक को लगा करके आपको सेल तक का पहुंच जाना है। तो इस जगह पर जब आप सेल तक, बेटा समझ लीजिएगा बहुत ध्यान से, या तो रिवाइंड करके घर में देख लीजिएगा। ये आपके पास वैल्यू आ गई सेल्स की, किसकी? एम की। ये अब सेल्स की वैल्यू आपने फाइंड करी एन की, ये सेल्स वैल्यू आपने फाइंड करी किसकी? तो आपने इस पहले क्वेश्चन में इतने दिनों से पढ़ने के बाद में पहली बार ये देखा कि अगर सेल्स गिवन नहीं है तो हम सेल्स किस तरीके से फाइंड कर लेते हैं। ओके, यस सर। तो यस सर। अब Yes. हर एक की अब हमारे पास एक स्टेप कंप्लीट हो जाता है। किस चीज का सर? हमारे पास एक स्टेप कंप्लीट हो जाता है हमारा सेल्स का।
बोलिए यस और नो। Yes, Yes, sir. अच्छा, अब ये बताइए क्या ये स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है अभी, जिसमें वर्क ओवरहेड 50% करके लिखा है? नहीं दिख रहा है? ओके ओके, सर अभी वही क्वेश्चन वाला दिख रहा है, वही वाला, स्टेटमेंट ऑफ हाँ मैं मार्जिन समझ कॉस्ट। गया, अब इसीलिए मैंने इसको यहाँ से हटा दिया है कि आपको दिखाई दे जाए। तो अब ऐसी कंडीशन में यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि अभी क्वेश्चन नहीं दिख रहा? अभी ये दिख रहा था। No, sir. अच्छा, यहाँ पर थे, अब दिखा होगा। Yes, sir. ठीक, तो अब इसी वही को, सर कोई। हाँ वही 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 आपको दिख रहा है कि नहीं? मैं इसी से ही कवर करा देता हूँ ना। तो अब इस जगह पर आपसे अगर पूछा जाए करने के लिए कि आप क्या सेलिंग प्राइस रखोगे, यही तो क्वेश्चन पूछा जा रहा था, आप क्या सेलिंग प्राइस रखोगे, यही तुम्हारा आज का यस टारगेट था। Yes, sir. हमारा यस सर। टारगेट तो सेलिंग प्राइस ही निकालना था ना बेटा। यस सर। तो एम के लिए सेलिंग प्राइस क्या रखोगे? 18 रुपए 18 रुपये सर। पर 100 यूनिट्स। एन के लिए कितना निकल कर आया? 32 रुपए। 32। और पी का कितना निकल के आया? 60 रुपीज। तो हमारा 60। टारगेट सेलिंग प्राइस ही तो निकालना था, कि हमने सेलिंग प्राइस हर एक का अलग अलग निकाल लिया। यस सर। क्लियर? और यस क्वेश्चन सर। में यही तो कहा गया था, कंप्यूट द सेलिंग प्राइस। ये देखो, क्वेश्चन में यही तो कहा गया, कंप्यूट द सेलिंग प्राइस पर 100 यूनिट, क्योंकि हमारे पास सेलिंग प्राइस था ही नहीं और हम सेलिंग प्राइस ही निकालना सीख रहे थे। ये देखिए, आपने एक का सेलिंग प्राइस निकाल लिया, ये दूसरा एन का निकाल लिया, ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट, इसका पर 100 यूनिट्स निकाल लिया, पर यूनिट नहीं है, पर 100 यूनिट्स। यस सर। क्लियर? यस सर। अब समस्या यहाँ पर ये आएगी कि सर हम अभी बस क्वेश्चन में, क्योंकि इतना ही कहा गया था, क्वेश्चन में इसके आगे नहीं कहा गया था, इतना आप करेंगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। मगर क्योंकि अब हमारे पास डिसीजन ये भी लेना है कि हमने प्राइस तो निकाल लिया, अब हमने प्राइस तो निकाल लिया, तो प्राइस निकालने के बाद में हम लोग किस को ज्यादा से ज्यादा सेल करें, हम किसको किसको मैन्युफैक्चर करें। हमें प्राइस तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हम किसको करें ज्यादा से ज्यादा। अब ये हमारे पास क्वेश्चन निकल करके आता है। कौन मुझको बताएगा कि हम किस यूनिट को सेल करें? एम को करें, एन को करें, पी को करें? सर एम को करें। एम को करें। क्यों करें एम को? सर इसमें कंट्रीब्यूशन से ज्यादा है सर, 5 लाख यूनिट्स बना रहे हैं, 50 लाख। 50 लाख यूनिट बना रहा है, इसमें कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। ओके, ये एक का आंसर आया। कोई और स्टूडेंट, कोई और क्लास में है? आयुष तुम्हारे सर लगा? पी को। हाँ, पी को। सर पी। अब सर इसका देखिए, सेलिंग प्राइस ज्यादा है। सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो यहाँ पे दो आंसर निकल कर आए, एक ने यूनिट प्रोड्यूस बताया था और एक ने बताया सेलिंग प्राइस ज्यादा है। आप शायद भूल गए कि मैंने आपको बताया था कि ऐसे में हम लोग देखते हैं मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किसका है। यस सर। याद आया? तो जिसका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होगा उसी पे हम कंपेयर करके डिसीजन ले लेते हैं, आपस में कंट्रीब्यूशन को हम लोग कंपेयर करके डिसाइड कर लेते हैं। करेक्ट है? तो अब जो इस जगह पर अगर हम लोग देखें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन पे, तो मैक्सिमम तब तो कंट्रीब्यूशन का पी मतलब वाला। यस सर। तीनों कंट्रीब्यूशन देख लें, तो ध्यान से देखो, कंट्रीब्यूशन तीनों का एक है, इसका भी 3 लाख है, इसका भी 3 लाख है, इसका भी 3 लाख है। करेक्ट? ये तो टोटल यस हुआ, सर। यस सर। ये तो बेटा टोटल हुआ। ठीक, और अगर हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट देखें तो हमें अब आसानी से समझ में आ जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या था? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारे पास क्या था? एस माइनस वी, यही तो करते थे। एस यस माइनस सर। वी इज इक्वल टू हम
कंट्रीब्यूशन निकाल लेते थे। करेक्ट। यस सर। तो S माइनस वी के थ्रू हमने कंट्रीब्यूशन नहीं निकाला, हमने कंट्रीब्यूशन किससे निकाला? फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट के थ्रू हमने कंट्रीब्यूशन निकाला। तो ऐसे नहीं निकाला, हमने ऐसे निकाला। और जब ऐसे निकाला तो हर एक का जो कंट्रीब्यूशन है वो तो निकल के आ गया हमारा 3 लाख। तो अब भाई हम तो हो गए कंफ्यूज्ड। बेटा कंफ्यूज मत हो। क्यों ना कंफ्यूज हो? क्योंकि ये तो अमाउंट दे रखा है कि टोटल अमाउंट है। अब ये देखना है कि 50 लाख यूनिट प्रोड्यूस करके भी 3 लाख ला रहे हो, 25 लाख यूनिट करके भी 3 लाख ला रहे हो, 12,50,000 प्रोड्यूस करके भी 3 लाख ला रहे हो। तो अच्छा वो रहेगा कि जिसका हमको पर यूनिट कंट्रीब्यूशन का मार्जिन सबसे ज्यादा मिल जाए। तो यहाँ पर आप देखिए यही तो है, कंट्रीब्यूशन या तो जो है कम कर दो या तो बढ़ा दो। तो इस कंडीशन में अगर आप डिफरेंस ले लेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो ये देखो यहाँ पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कितना है इसका? 6 रुपए है। ओके, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितना है? 12 रुपए है। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितना है? 24 रुपए है। 24। तो इसमें से मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो हमको मिल रहा है वो 24 रुपीज किसके ऊपर मिल रहा है? हमको पी के ऊपर मिल रहा है। ये भी अभी हम ये भी अभी सिर्फ एक यूनिट तक पहुंचा, सेकेंड स्टेज। फिर साथ में मैंने तुमको एक और सिखाया था कि जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो फाइनल कंपेयर करते समय मैंने तुमको एक और कंडीशन बताया था, फॉर्मूला पीवी रेशियो, शायद याद होगा। पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो मैंने बोला था कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 कर दो, तो जिसका पीवी रेशियो सबसे ज्यादा आएगा हम उसी पे काम करना शुरू कर देंगे। तो अगर हम, टाइम खत्म भी हो रहा है, मैं जल्दी बता दे रहा हूँ, अगर मैं एम की बात करूँ तो एम, सिर्फ मैं एम की बेटा बात करूँ तो एम के केस में कंट्रीब्यूशन जो है वो 6 रुपीज है और सेलिंग प्राइस इसका कितना है? 18 है। तो यहाँ पर अगर हम इस जगह पर कैलकुलेट करें पीवी रेशियो तो इसका पीवी रेशियो 33.33 आ जाएगा। ओके ओके। यस सर। इसी तरीके से अगर Yes, हम sir. n का कैलकुलेट करें तो n का जो है वो 12/32 निकल करके आएगा। इसको फिर अपने आप से एक बार करके देखिएगा। तो इस जगह जब 12/32 निकल करके आता है तो ये हमारे पास 0.375, मतलब परसेंटेज में ये होगा 37%, 0.5 हटा दिए, ये 37% है, ये हमारा 33 है। और अगर लास्ट का हम पी का निकालें तो पी का पीवी रेशियो हमारा कितना निकल के आएगा? 24/60 इंटू 100। तो अब इसके लिए 24 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100 करें तो ये 40% निकल के आता है। 40। तो बेटा पीवी रेशियो किसका सबसे ज्यादा निकल के आया? पी का। बस यही प्राइस ले लो, यही ले लो, यही हमारे लिए प्रॉफिट